मैं डॉक्टर अनिल जैफ गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अवर से आपके साथ इंटरप्रिटेशन में जो हमारा पहले जो मैंडेटरी और डायरेक्टिव इनेक्टमेंट्स के बारे में जो बात हो रही थी, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ अन्य और मामले जो डिसाइडेड हैं के बारे में और बात करेंगे। तो एक अन्य मामला था जिसमें मध्य प्रदेश राज्य वर्सेस आज़ाद भारत फाइनेंस कंपनी, यह मामला आपने पहले भी कई बार आया है और इस मामले में कि एक अफीम अधिनियम 1878 की धारा 11 के अनुसार मतलब ये कि यदि कोई अफीम वगैरह लाने ले जाने के मामले में कोई यान अधिग्रहण कर लिया जाए के दायित्व के अधीन था, जबकि अफीम मध्य भारत संशोधन अधिनियम 1955 के द्वारा इस प्रकार की परिस्थिति या यान में अधिग्रहित कर लिया जाएगा। मतलब दो बातें थी कि उसमें तो डायरेक्टिव कहा गया था और 1955 में जब ये संशोधन किया गया इस अधिनियम में, जो कि अफीम अधिनियम 1878 की धारा 11 में अब ये संशोधन करके 1955 में जो संशोधन किया गया उसमें कहा गया कि उसको अधिग्रहित कर लिया जाएगा। यह अभिनिर्धारित करते हुए 1955 के संशोधन में अधिनियम के सुसंगत केवल निर्देशात्मक उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया इस मामले में। अब अभी बात शुरू में मतलब पिछले अपने चैप्टर में जो चल रहा था, पिछले केसेस में हमने जब ये चैप्टर हमने शुरू किया था तभी हमारी बात हो रही थी कि मैंडेटरी माने या डायरेक्टिव माने। तो इसमें तो जैसे अब ये संशोधित अधिनियम द्वारा कह दिया गया कि मैंडेटरी होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये इसको डायरेक्टिव माना और कहा कि ज्ञान प्रत्यार्थी को नहीं था। मतलब उसके यान में या उसके ट्रक में यदि कोई अफीम ले जा रही है तो उसके प्रत्यार्थी को तो पता ही नहीं था, तो उसके ट्रक का प्रयोग विनिषिद्ध वस्तु से जाने के लिए किया जा रहा है। अतः यह घोर अन्याय होगा कि यदि उसे अधिग्रहित कर लिया जाए, मतलब उसको जानकारी नहीं है और उसको अधिग्रहित कर लिया जाए तो ये तो एक अन्याय होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1955 में जो कि ये कहा गया था अधिग्रहित कर लिया जाएगा, उसको मैंडेटरी नहीं मानते हुए उसको डायरेक्टिव माना था। एक अन्य जो मामला था खूबचंद वर्सेज राजस्थान राज्य में, जिसमें राजस्थान भूमि अर्जन अधिनियम 1953 की धारा 4, जिसके अनुसार कलेक्टर उस अधिनियम के सार का लोक नोटिस देगा कि लोक उद्देश्य के लिए भूमि अर्जन किए जाने हेतु उस स्थान में कई जगहों पर उसकी सूचना भी लगाई जाए कि अवहेलना करते हुए अपीलार्थी की भूमि के विरुद्ध अर्जन की कार्रवाई प्रारंभ कर दी। और इसमें जो प्रत्यार्थी था उसका ये तर्क था कि धारा 4 केवल एक निर्देशात्मक उपबंध है, विशिष्टतः इसलिए भी है कि क्योंकि अपीलार्थी को एक और अधिसूचना विस्तृत विवरण के साथ धारा 5(2) के अंतर्गत भी मिलेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए भूमि अर्जन विधानों का कठोर निर्वचन किया जाना चाहिए, अभी निर्धारित किया कि धारा 4 आदेशात्मक है। एक अन्य जो मामला है जो कि सत्यनारायण बनाम दूजाराम में अपीलार्थी ने राज्य विधानसभा के लिए प्रत्याशी के चुनाव को चुनौती दी, परंतु उसने अतिरिक्त प्रतिलिपियां लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम
पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के सेक्शन 81 के सब क्लोज 3 में दी गई परिसीमा अवधि के समाप्त होने के पश्चात दाखिल की। यह मामला हाई कोर्ट में निर्णीत हुआ और उसी में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी अपनी सहमति जाहिर की गई और उस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपील खारिज करते हुए यह भी निर्धारित किया कि 81 या धारा 81 के सब क्लोज 3 के प्रथम भाग में दी गई अपेक्षाएं आदेशात्मक हैं। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि ऐसा न होता तो शीघ्र परीक्षण के प्रमुख उद्देश्य की अवहेलना होगी, क्योंकि जब पक्षकार परीक्षण में देरी किए जाने के सभी प्रकार के ढंग ढूंढ निकालने में सफल होंगे। और एक अन्य मामला जिसमें मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट और पेज 597 ने सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में अभी निर्धारित किया कि जब भी किसी शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो कारणों को स्पष्ट करना अनिवार्य है, ताकि पारदर्शिता से यह जाना जा सके कि क्या शक्तियों का प्रयोग उचित था या उनका कोई दुरुपयोग किया गया है। जिस परिस्थिति में न्यायालय सरलता से हस्तक्षेप कर सकता है, तो स्पष्ट किया गया कि नेचुरल जस्टिस की मांग है कि पक्षकार को सुना जाना चाहिए और यदि वह पूर्व सुनवाई नहीं हो सकी तो वह कम से कम उत्तर में की सुनवाई में तो सदा ही होनी चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी निर्धारित किया गया था। और एक अन्य मामला जिसमें सावित्री वर्सेस गोविंद सिंह में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही अभी निर्धारित किया कि CRPC 1973 की धारा 125 जो मेंटेनेंस के संबंध में अपना की प्रावधान है कि यदि पत्नी, संतान या माता पिता को भरण पोषण दी जा सकने की मजिस्ट्रेट को प्रदत्त शक्ति की अंतर्गत जो इंटरिम मेंटेनेंस दिया जाना भी सम्मिलित है। इसमें मतलब ये नहीं कि भी परमानेंट है, बल्कि इंटरिम जो मेंटेनेंस है, भरण पोषण है, वो भी उसमें सम्मिलित किया है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में कभी भी हो सकती है जहां इस अंतरिम भरण पोषण की अनुपस्थिति में पीड़ित मामले में अंतिम निर्णय तक जीवित ही नहीं रह सके। वह अंतिम निर्णय कब होगा उसे अभी आगे की परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। तो ऐसा इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी निर्धारित किया गया था। एक अन्य मामला था जिसमें CP गौतम वर्सेज भारत संघ में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 के निर्वचन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्धारित किया कि जहां पर भी इस प्रकार की कोई कानूनी अपेक्षा है कि से कारण दिए गए किसी आदेश की प्रति पक्षकार को दे होगी तो ऐसी अपेक्षा आज्ञात्मक होगी। और एक अन्य जो मामला था मोहम्मद जफ़र वर्सेज भारत संघ, इसमें विधि के विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 की धारा 3 के सब क्लोज 3 के प्रंतुक में प्रयुक्त शब्द कारणों को अभिलिखित करना का निर्वचन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि शब्द आज्ञात्मक है। इसका अर्थ कारणों को अभिलिखित करना और उसे बतलाना भी दोनों ही है। मतलब कारण स्पष्ट करो और उसमें ये भी माना गया है कि ये भी उनको बतलाओ भी है। और एक अन्य मामला जिसमें शिवजी सिंह वर्सेस नगेंद्र तिवारी में सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि प्रक्रिया संबंधी सिद्धांत जो
सीआरपीसी के सारवां न्याय के लिए बने हैं। यदि प्रक्रिया संबंधी उपबंध के उल्लंघन से उचित सुनवाई का प्रत्याख्यान होता है अथवा पक्षकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो इसका निर्वचन निर्देशात्मक के रूप में किया जाएगा, चाहे वो करेगा शब्द का प्रयोग ही क्यों नहीं किया गया हो। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी निर्धारित किया गया।